चलो जी, ओके स्टार्ट करते हैं। ओ आ जाइए। पीजीबीपी, कब कोई इनकम पीजीबीपी एड में टैक्सेबल होगी? क्या सेक्शन 28 और 41 की इनकम ले लेंगे? अच्छा, सेक्शन 28 में कोई इनकम आती है क्या? अच्छा बताओ ना यार, कौन सी आती है, फटाफट बताओ। ओके ओके, आप लिखो, सब लिखो, एक साथ लिखना, टुकड़े टुकड़े मत करो, एक साथ लिख दो सारे पॉइंट एक ही मैसेज में, ठीक है ना? यस। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया? अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम आती है तो यस आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई भी नॉन कम्पीट फीस मिलती है, सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, राइट, बट जो याद आता है उस सीक्वेंस में चलते जाओ। नॉन कम्पीट फीस मिलती है, यस आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। तीसरा, कीमैन इंश्योरेंस अगर आपको बिजनेस को एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो बिजनेस पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, एनी अदर को मिलता है तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा उसके लिए, ठीक है। और गिफ्ट एंड परक्यूसेट्स अगर आपको बिजनेस से मिलता है तो यस, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अगर आपको मिलते हैं तो पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएंगे। और स्टॉक इन ट्रेड को अगर आप कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगी। और पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को जो भी देती है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। भूल गए तुम? गौर से देखिए, जितना अलाउड होता है, कहां बताया था मैंने? वेरी गुड। 40B में हम देखेंगे कि कितना अलाउड होता है, तो आज तुम्हें यही बताने वाला हूं मैं। चलो, और स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर कोई आप असेट सेल करते हो जो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करी है तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। और कोई एसोसिएशन अगर अपने मेंबर को स्पेसिफिक सर्विसेज देती है, उससे अगर कोई पैसा मिलता है तो वो उसके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सेक्शन 28, एक नंबर का फर्जी। चलो, सेक्शन 41 में क्या था? अगर आपको कोई बेड डेब्ट्स की रिकवरी हुई है वो आपके 41 में टैक्सेबल हो जाएगी। बेड डेब्ट्स की रिकवरी वो जो आपका बेड डेब्ट्स अलाउड हुआ है, ठीक है ना? इसका मैंने एक तरीका बताया था आपको। जब भी आपको बेड डेब्ट्स की रिकवरी होती है तो आप उसे दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। कौन कौन सा? एक तो ऑलरेडी टैक्स्ड, जिसपे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, ये टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। और जो बैलेंस है वो आपका टैक्सेबल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आपने मान लो 40 करोड़ की सेल्स की थी, ये पैसा डूब गया, आपको बेड डेब्ट्स अलाउड हुआ 36 लाख रुपए। अब आपको अगर रिकवरी होती है 12 लाख रुपए की, तो बताओ कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? बताओ। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड जूही, बहुत बढ़िया यार। ये देखो, ऐसे धमाधम पॉइंट खींचे इन्होंने, बहुत बढ़िया है। अच्छा लगता है जब आप ऐसे लिखते हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है मुझे कॉन्फिडेंस आता है एक्चुअली। बताओ भाई क्या होगा? ये में कितना टैक्सेबल है? 40 की सेल्स थी, सारा पैसा डूब गया, लेकिन बेड डेब्ट्स अलाउड हुआ आपको 36। तो अब आपको ये रिकवरी हो गई, बेड डेब्ट्स रिकवरी। बताओ कितना टैक्सेबल होगा? 8 लाख। मुझे क्या पता है, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूं जो मुझे बोलते हो तुम सही है क्या, है ना भाई? सही बात बोल रहा हूं ना जूही? कि बार बार मुझसे पूछते हैं, मेरे को क्या पता यार, इतना पढ़ा लिखा होता तो फिर बात ही कुछ और होती। सही बात है ना? हाँ बोल रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। अरे मजाक कर रहा हूं यार, काहे को टेंशन लेते हो? हाँ, आयुषी बोल रही है 8 लाख, मुझे भी नहीं पता। जूही भी बोल रही है 8 लाख, मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल सही हो। क्यों? ऑलरेडी टैक्स्ड। 40 माइनस 36, 4 तो ऑलरेडी टैक्स्ड है, इस पे तो बेनिफिट मिला ही नहीं, तो 12 में से 4 बचे तो बचा कितना? 8 लाख विल बी टैक्सेबल। सीरियसली बहुत बढ़िया। ये अगर आप फाइनल में किसी से भी पूछ लोगे वो भी अटक जाएगा, ठीक है ना? ये कोई से भी पूछ लो वो अटक जाएगा, लेकिन तुम नहीं अटकोगे। जे हुई ना बात।
और बताओ भाई, तो 28 और 41 समझ आ गया। चलो अब 28 और 41 की इनकम में से क्या करते हैं, एक्सपेंसेस 32 37 के एक्सपेंसेस लेस करते हैं। पक्का सारे कर दूं, पक्का। पापा जी की रेस्ट्रिक्शन, पापा जी को कैसे भूल जाते हो तुम, हैं? उसके पीछे तुमने अपने पापा जी को भूल गए, नहीं भूलते ना, हाँ उसको भूल जाना, पापा जी को मत भूलना भैया, ये ध्यान रखना। हाँ एक्सपेंसेस विथ रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन कौन सी है, 40A और 43B। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, 43B। ये 3 रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आपका खर्चा अलाउड होगा। अगर वो खर्चा 30 से 37 के अंदर अलाउड हो रहा है, बट पापा जी की रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज वो अलाउड नहीं होगा। और फिर जो इनकम आएगी दैट विल बी और पीजीबीपी का इनकम, दैट विल बी और पीजीबीपी का इनकम। चलो जी 43B क्या बोलता है, 3 आदमियों की सोचता है 43B। सरकार खुद की सोचता है, एम्प्लॉय की सोचता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सोचता है। खुद की कहां सोचता है, ड्यूटीज टैक्सेस, इनकम सॉरी इंडियन रेलवे। अरे तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या, मैं थोड़ा धीरे होने की कोशिश कर रहा हूं आज। चलेगा क्या, हेलो, हाँ बस थोड़ा सा धीरे बोलूंगा मैं, बट आवाज आ रही है बराबर। यस बोलो, थोड़ा धीरे बोलूंगा आज, क्या है थोड़ा लग रहा है मुझे गले में गड़बड़, इसलिए। हाँ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आप खर्चा पे कर दोगे तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। आप सोचते हो हम तो पीजीबीपी अप्रूवल बेसिस पे बनाते हैं तो अलाउड कर दो, अरे नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। तो एक तो क्या था, गवर्नमेंट ड्यूटीज टैक्सेस एक्सेट्रा, एक और क्या था, इंडियन रेलवे। अगर आपने इंडियन रेलवे की कोई भी एसेट्स को यूज किया है तो आप जो भी उसे पेमेंट करते हो, राइट, वो आप अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे करोगे तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, ठीक है। चलो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में क्या है, बोनस, कमीशन, अप्रूव्ड फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूशन, और लीव इनकैशमेंट, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, इनमें जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले कर दिया है तो अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। एफआई में क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड बैंक, स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसीज, अगर आप इनसे लोन लेते हो और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले उस लोन पे ब्याज चुका देते हो, राइट, तो ही आपको अलाउड होगा। पेमेंट मतलब एक्चुअल पेमेंट, डेफरमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, मैंने एक भी चीज बताई थी तुम्हें, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। क्या यार तुमने मतलब इज्जत के कांकरे कर दी तुम यार, इतनी जल्दी आंसर बता देते हो तो फिर मेरे को बताने का मौका ही नहीं मिलता है कुछ। मतलब मेरी क्लास मैं आता हूँ, मेरे को तो कुछ बोलने का मौका नहीं देते हो तुम यार, थोड़ी तो इज्जत रख दिया करो कहीं कहीं तो मेरी, है भाई, है भाई, हाँ रखेंगे सर रखेंगे, आपकी इज्जत क्यों नहीं रखेंगे। चलो जी बहुत बढ़िया। 40A में क्या है, 40A में क्या है, मर्ज कर दिया भाई ने, हाँ इसने मेरी इज्जत रख दी, इसने इज्जत रख दी थोड़ी, इसने जानबूझ के गलत बोला। सर आपकी इज्जत रख देता हूँ थोड़ी, आप जी लो अपनी जिंदगी, तो थोड़ा आपको भी तो बोलने का मौका मिलेगा, है ना। 48(2) और 48(3). अब एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, अभी देखना 48(2) में क्या होता है, 48(2) में क्या होता है, हाँ आपकी इज्जत रख देते हैं सर, बता दो थोड़ा सा। ठीक है, रिलेटिव्स, नहीं इज्जत है ना, बताने की कोशिश करो बिंदास। 48(2) में क्या होता है, अगर आप रिलेटिव्स को पेमेंट करते हो और आर्म्स लेंथ क्या, वही मार्केट प्राइस, इसे आर्म्स लेंथ प्राइस भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस से ज्यादा आप जो भी पेमेंट करोगे वो क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा, सिंपल है तो, है ना। 48(3) में क्या होता है, कैश पेमेंट। अगर आप किसी को कैश पेमेंट दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपका सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे, तो 10 कितने सर, 10,000 से ज्यादा है तो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन के केस में 35,000 है तो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा एक चीज मुझे बताना, अपने हिंदुस्तानी को पता है तुम्हारे खास बात क्या है, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, तो हिंदुस्तानी रहेगा। अब देखना हिंदुस्तानी ने क्या जुगाड़ की, बोले सर मैं पीजीबीपी अक्रूवल के बेसिस पे करता हूं,
मैं पीजीबीपी अक्रूवल के बेस पे बनाता हूं, है ना। पीजीबीपी का पी एंड एल अकाउंट वो बोलता है सर मैं तो अक्रूवल बेस पे बनाता हूं। सर मैंने मटेरियल खरीदा 1,00,000 रुपए का, अलाउड हो जाएगा क्या? बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का है, लीगल है। और सर उधार खरीदा अभी तो पेमेंट नहीं किया, अलाउड हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? अक्रूवल बेसिस पे तो होता है ना अलाउड। प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर अलाउड हो जाएगा क्या? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये जुगाड़ू भाई बोलता है बल्ले बल्ले, हो गया, अलाउड हो गया, खर्चे का बेनिफिट मिल गया, चलो अब कहानी खत्म, साल खत्म, पैसा हजम। अब क्या करते हैं, अगले साल जब इस आदमी को पेमेंट करेंगे तो मटेरियल वाले को बोलेंगे देख भाई ये पकड़ 1,00,000 रुपया कैश, ले लिया। अब क्या डिसअलाउड करोगे, तुमने तो इस ईयर में बेनिफिट ले लिया। अब उस आदमी को बुलाओगे, ले रे रामू, ये रामू काका जलेबी खाऊंगा। वो जलेबी ऐड देखा रामू काका का? नहीं देखा कि धारा धारा शुद्ध धारा, नहीं देखा तुमने, तुम टीवी कम देखते हो, अच्छे बच्चे हो तुम। रामू टू कैश, ये 1,00,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब क्या डिसअलाउड करोगे, हमने तो अलाउड का बेनिफिट ले लिया, बोलो अब क्या करें? डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्या करेगा? अलाउड हो गया अब तो बताओ, किस ईयर में कैसे करोगे? उस ईयर में टैक्सेबल कर दोगे, कैसे? सोच सही, सोच सही, सोच सही है, बस थोड़ा सा रिफॉर्म कर लो इसको। अच्छा ही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। थोड़ा सही बोलो, आप भी सही बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो ना, डरते क्यों? उसके सामने तो कभी डरे नहीं प्रपोज करते वक्त, यहां क्यों डरे होता? हाँ यहां भाई साहब देखो, मैं एंटर होता हूं, और क्या हाल है, कैसे है, एकदम धमाके से बात कर रहा होता, जैसे ही मैं आता हूं चुप हो जाता, यार हद हो गई यार, ये आदमी है क्या है? हाँ जी भाई, वेरी गुड, आयुषी ने भी बिल्कुल सही बोला है। देखो यहां पर आयुषी बोल रही नेक्स्ट ईयर में डिसअलाउड हो जाएगा, कैसे डिसअलाउड होगा? यहां अलाउड हो गया, अब तो अलाउड हो गया, नेक्स्ट ईयर में तो ये दिखेगा ही नहीं, कैसे डिसअलाउड करोगे उसको? तुम्हारी सबकी सोच सही डायरेक्शन में है, बस उसे थोड़ा सा आपको क्या करना है। वेरी गुड नीलाजीत, परफेक्ट, दिस इज द आंसर विच आई एक्सपेक्टिंग। आपने भी सही बोला था कि टैक्सेबल हो जाएगा, बट टैक्सेबल होगा कैसे? उसे इनकम मान लिया जाएगा, उसे इनकम मान लिया जाएगा। अगर आपने पहले खर्चे का बेनिफिट ले लिया है और अब आप देसी जुगाड़ करते हो कि अब आप उसे कैश में पेमेंट करते हो, तो जो डिडक्शन आपको मिल चुकी है, नाउ दिस विल बी योर इनकम, ये आपकी इनकम मान ली जाएगी। ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 48(3)(a) के अंदर। पूरा पेमेंट आपका इनकम मान लिया जाएगा। तुम तो जुगाड़ करोगे ऐसे हिंदुस्तानी, डिपार्टमेंट वाला क्या बोले, तुम हिंदुस्तानी तो हम कौन सा पाकिस्तानी, हम भी तो हिंदुस्तानी ही हो। तू सवा शेर, तू शेर तो हम सवा शेर, ले भैया तू क्या प्रोविजन बनाएगा, ले हम उसके ऊपर प्रोविजन बना देते हैं। समझ आया क्या? तो सेक्शन 40 क्लियर है? क्लिनिक ऑल क्लियर है? हाँ ये इनकम टैक्सेबल हो गई ना भाई, जो खर्चे का बेनिफिट लिया उसे इनकम मान लिया, इनकम मान लिया तो टैक्सेबल हो गई। ले भैया क्या करेगा अब तू? चलो समझ आया, चलो कम ऑन दिस सेक्शन 40। क्या है ये सेक्शन 40? अरे यार बहुत कल कुछ बातें चल रही थी इसके बारे में यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बातें चल रही थी रे सेक्शन 40 की। हैं यार बहुत धीरे धीरे बोलते हो यार, उसको भी ऐसे ही बोलते हो क्या? सुनती नहीं हो कि भाग जाएगी वो? तेज बोला करो। क्या बोलते हैं ये इतना धीरे धीरे, तो मतलब अच्छा आदत पड़ गई होगी उसके सामने धीरे धीरे बोलने की।
वो कचर 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 करती रहती है, तो ये धीरे धीरे है। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ सेक्शन 40 में क्या पढ़ा था अपन ने? अच्छा अच्छा, टीडीएस था क्या कुछ? मतलब टीडीएस में क्या होता है मुझे क्या पता है यार, तो समझाओ तो सही थोड़ा। है क्या? अच्छा, काटना पड़ता है क्या टीडीएस? ओ, पेमेंट कर रहे हो तो? अच्छा, पेमेंट करने वाले को काटना पड़ता है? अच्छा, क्यों यार ऐसा है? अच्छा, बाद में वो क्लेम कर लेगा। ओ, मतलब मोटे हाथियों को पकड़ लो पहले ही, है ना, ताकि वो भाग के ना जा पावे। अच्छा, बढ़िया यार, ये तो अच्छा तरीका है तुम्हारा। कब काटना है यार? कभी भी काट ले, कभी भी काट सकते हैं, और क्या। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड। 7 तारीख से पहले भरना पड़ेगा। वो मैंने तो 15 तारीख को काटा, तो 7 तारीख से पहले कैसे भरूं? नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को। अच्छा, ऐसे बताओ ना, मेरे को आपको समझ थोड़ी आता है, मेरे को पढ़ा लिखा थोड़ी आदमी हूं यार। नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको पे करना होता है। बताता हूं, तुम बताओ ना यार, मेरे को क्या पता। ये यार मेरे से पूछता है यार, मेरे को क्या आइडिया है यार, यार तुम कमाल करते हो यार पाद जी। देखो, 2 चीजें हैं, टीडीएस काटना कब है वो तुम्हें पता है, बट आपने टीडीएस काटा या नहीं काटा? अगर टीडीएस नहीं काटा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, खर्चा डिसअलाउड। नहीं काटा, खर्चा डिसअलाउड। आंख बंद कर लो, दूसरी बात नहीं करनी, ठीक है ना? आंख बंद कर लो, दूसरी बात मत करना। तूने काटा रे? नहीं काटा? नहीं काटा, चल बैठ साइड में जा। नहीं नहीं जमा करा दिया, अरे तू साइड में जाना। तूने कब जमा कराया कब नहीं कराया मेरे को मतलब ही नहीं। टीडीएस काटना था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नहीं काटा ना, रवाना रवाना हो। तेरे को इस ईयर में खर्चा अलाउड नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? अरे सर टीडीएस तो काट लिया प्रीवियस ईयर में, शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे मिट्टी के शेर, शाबाश। काट लिया? हाँ सर। जमा नहीं कराया? ओ क्या करता रे, जमा नहीं कराया तो पेनल्टी देनी, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं रे, तेरे को खर्चे का बेनिफिट चाहिए ना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले जमा करा दे, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। लेकिन अगर तूने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले भी जमा नहीं कराया तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? टीडीएस के केस में तो टीडीएस में 2 चीजें हो गई है। अगर आपने काट लिया, सॉरी पहले तो काटा ही नहीं, खर्चा डिसअलाउड। काट लिया तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले जमा करा दो तो अलाउड होगा, अदरवाइज नॉट अलाउड। आई होप दिस इज क्लियर। 1.5% नीलाजीत के करते हो इंटरेस्ट, डिडक्शन और पेमेंट। तुम्हें डीपी पता है? उसकी डीपी देखते रहते हो? डीपी देखते हो ना? ये देखो, तो ये हमेशा ध्यान रखना, डी डिडक्शन, पी से पेमेंट। तो पहले आएगा डिडक्शन फिर आएगा पेमेंट, पहले आएगा एक और फिर बड़ा भाई आएगा बाद में। तो भूलने की जरूरत नहीं है, डीपी, ठीक है? भूलना मत, बस उसकी डीपी देखते रहना, सब भूल जाओगे। चलो जी, ये समझ आ रहा है? डीपी मतलब डिडक्शन, लेट डिडक्शन, लेट पेमेंट, लेट डिडक्शन, लेट पेमेंट। लेट डिडक्शन पे 1%, लेट पेमेंट पे 1.5%। बस ये याद हो गया, 1.5%। इसलिए तो बताया डीपी, ताकि तुम भूलो ना, ठीक है ना? डीपी लिख लेना भाई, भूल जाओगे नहीं तो, क्योंकि उसकी डीपी देखते ही तो सब भूल जाते हो तुम। हमारे ये तो भूल ही जाता है आदित्य, तो बहकने लग जाता है ऐसे पढ़ते पढ़ते। बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है भाई? चलो जी आ जाओ, शुरू करते हैं। यहां तक क्लियर है? टीडीएस आपको समझ में आ गया है कि टीडीएस आपको डिडक्शन करना था, डिडक्शन करने के बाद आपको जमा कराना था रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले। अगर आप नहीं कराते हो तो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। चलो टीडीएस यार, कहां कहां पे टीडीएस काटना जरूरी है, कोई बताएगा मुझे? टीडीएस कहां कहां पे काटना जरूरी है? सैलरी, ओके, सेक्शन ओके, सेक्शन 192 और नेम 192 सैलरी, ये टीडीएस काटना जरूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस काटेगा, बिल्कुल काटेगा सर। और 192A में क्या है? ईपीएफ
प्रोविडेंट फंड से आप अगर पैसा निकालते हो तो और 193, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सर यहां पर अगर आप सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटना जरूरी है, नहीं काटोगे तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। और डिविडेंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या स्पीड है भाई तुम्हारी, मजा आ गया। तुम भी लिखो भाई, क्या कर रहे हो? हाँ जी बोलो। 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम और सर्विसेज, बल्ले बल्ले, डबल वाली बल्ले बल्ले। हाँ, सी से कॉन्ट्रैक्ट, गाना याद कर लिया करो दे। हाँ, इंश्योरेंस कमीशन पे आप पेमेंट करोगे तो उस पर टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड। डीए, वाह क्या यार मजा आ गया, तुम तो फाड़ दिया तुमने तो। 194 डी के बाद क्या आता है? ई से फिरंगी, फिरंगी। हेलो, क्या तुम गड़बड़ करते हो रे, घोटाला करते हो हैं? 194 ई से एंटरटेनर। तुम्हें तो फिरंगी ही पसंद आता है एंटरटेनर में। है कल तो किसकी, सनी लियोनी की बात कर रहे थे तुम। हाँ, तो फिरंगी मतलब एनआर। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एनआर, एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर, ठीक है। ई के बाद क्या आता है? एफ, छोड़ दो उसको, नहीं। 194 जी, अरे गैम्बलिंग सिखाता है रे तू। सो सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ठीक है ना, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अच्छा इन्होंने तो लिख भी दिया, शायद लिखा नहीं क्या? वेरी गुड, लिख दिया। व्हाट इज एसओपी? मैंने कब बोला एसओपी? मेरी आवाज आ रही थी क्या यहाँ पे? ओ भाई मेरी आवाज आ रही थी के? मेरी आवाज आ रही थी के ताने? ये एसओपी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस। जब जब आ जाए क्राइसिस बना दो प्रोसेस, जब जब आ जाए क्राइसिस बना दो प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना, वो होता है एसओपी। मैंने तुम्हें भी बताया था। चलो जी आ जाओ, तुम्हारे लिए एक लीडरशिप सेशन लूंगा मैं, टेंशन मत लो तुम। 194 जी गैम्बलिंग, फिर जी के बाद क्या आता है? 194 एच, अरे सर इंश्योरेंस कमीशन डी में, लॉटरी टिकट कमीशन जी में, बाकी कमीशन और ब्रोकरेज कहां आएंगे? है ना, एच है ना, ठीक है ना, अदर कमीशन, ठीक है। एच के बाद क्या आता है? आई, कौन आई? रिक्वायरमेंट आई। तो रिक्वायरमेंट आई तो क्या? खरीद लो, किराए पे ले लो, रेंट, वेरी गुड। अब जो 3 सेक्शन है वो प्योरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं, आई ए, आई बी, आई सी। आई ए क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, परचेस किया हो तुमने, ठीक है ना। आई बी, जो आई में नहीं है वो आई बी में आ जाएगा। आई सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करते हैं मिलकर, जेडीए। क्या कमाल करते हो रे तुम बोलते हो टीडीएस नहीं आता हमको, ऐसा करते हो रे तुम तो। मुझे लगता है आधे घंटे में रिवाइज करके छोड़ोगे इसको। हाँ आगे, आई ए, आई बी, आई सी, उसके बाद में आई ए, आई बी, आई सी। जे से क्या? बबीता जी जबरदस्त, प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो तो 194 जे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यस सर, आगे के, कभी कभी मेरे दिल में, अरे कभी कभी तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया करो। म्यूचुअल फंड और यूटीआई की यूनिट्स पे अगर आपको कोई भी इनकम मिलती है तो उस पे जो टीडीएस होगा 194 के में होगा। फिर एल ए, ला, कंपल्सरी एक्विजिशन। अरे थोड़ा मूवमेंट करा करो, ये मूवमेंट से काम होता है। ला है ना,
तुम भी भाई सब वहां बैठे हो, ऐसे ऐसे मत पढ़ा करो, स्क्रीन चल रही है, हम पढ़ रहे हैं, हिलते रहा करो ऐसे, मूवमेंट किया करो, रिलैक्स ओके, ठीक है ना। ऐसे ला में ला, ऐसे आना चाहिए जोश, ला, ठीक है ना। अभी मत करो, प्रैक्टिस बाद में करना पूरी, ठीक है ना, भूलोगे नहीं। चलो भाई, ला में क्या हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन करती है तो आपको जो भी रेम्यूनरेशन देगी, राइट, उस पर जो टीडीएस होगा वो 194 एलए में होगा। एल के फिर आता है एल एम, मैंने ये बोला था एम छोड़ दो, वो क्या होता है सी एच जे में जो इंडिविजुअल एचएफ कवर नहीं होते वो एम में कवर हो जाते हैं, छोड़ दो, बाद में बताएंगे तुम्हें। फिर एन, नो 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 कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल नहीं करने का। चलो जी 194 एन एम एन ओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर 194 क्यों, क्यों परचेज किया, 50 लाख से ज्यादा अगर आप 50 खर्चे करते हो तो, हाँ चलो, क्यू के बाद 194 आर और 194 एस, आर हो गया परक्यूजिट्स, ठीक है ना, और एस से क्या हो गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तुम कल मुझे बोले थे कि सर ये 26 सेक्शन कैसे याद करेंगे, तुम्हें 5 मिनट भी नहीं लगे हैं, ऐसा कैसे यार, हो जाता है सर, हम टैलेंटेड है ना, हम हैं सीधे साधे अक्षय। चलो जी आ जाओ, शुरू करते हैं। सो इन सेक्शन के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। आई होप दिस इज आपको समझ में आ गया। अब इन सेक्शन में जब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको क्या हो जाएगा, 40 के अंदर वो डिसअलाउड हो जाएगा। समझ आ रहा है? 40 के अंदर अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो 100% डिसअलाउड हो जाएगा, रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% आपका डिसअलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब कुछ 40 के 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक पॉइंट था अभी 40 का, बस अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी तो फर्जी है। ये 40 का एक पहला पॉइंट टीडीएस का हो गया। समझ आ गया आपको कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 100% डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आपको टीडीएस काटना था, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काट लिया बट जमा नहीं कराया, 100% डिसअलाउड, और रेजिडेंट के केस में 30% डिसअलाउड। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अब मैंने इसमें यहाँ पे आपको ये भी बता दिया था कि फ्यूचर में अगर आप ये पेमेंट कर देते हो तो ये खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा, राइट, बता दिया था ना मैंने। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या है समझो। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करती है, चाहे वो रॉयल्टी हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, व्हाटएवर, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब क्या, पहले तो ये समझो। बोलो भाई, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाली कोई भी बॉडीज, हाँ सही बोले, अरे तेज बोला करो ना, थोड़ा मैं उसकी जैसे बोला करो। ये जो आपकी होती है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड, आपकी ये बसें चलती है, क्या नाम है इनका, पीएमजी, क्या पूरे फुल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोडवेज बसें है ना, ये सब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये कमाई करती है, किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जाता नहीं जाता है, जाता है ना। यहां पहले कौन था, कांग्रेस था, शिवसेना थी पुणे में, अभी तो चलो बीजेपी आ गई है, पहले तो शिवसेना थी रे, बाद में अलायंस टूट गया उनका, उसमें से शिवसेना में से एकनाथ शिंदे साहब इधर आ गए बीच। पुणे में क्या होता है, महाराष्ट्र है ना। अरे मेरे भाई क्या करते हो रे, महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र होता है ना रे, पुणे इज नॉट ए स्टेट। काय करते, नहीं स्टेट गवर्नमेंट। हाँ तो अब देखो, अब अपना स्टेट गवर्नमेंट मान लो कांग्रेस का या शिवसेना का था, दे हैव डोंट अलायंस विद दी, किसके साथ, बीजेपी के साथ, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जब अपना उसका वो बनाएगी, P&L अकाउंट बनाएगी, मान लो रोडवेज बढ़िया प्रॉफिट में चल रही है, 100 करोड़ की रेवेन्यू आ गई, कितनी, 100 करोड़ की, मजा आ गया। शिवसेना साहब और कांग्रेस के जो अलायंस थे बोले मजा यार, इस बार तो मोटी कमाई हो गई, खर्चा कितना हुआ, 30 करोड़ का, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो गया, 70 करोड़ का। ओ ये सिर पीट लेंगे,
मोदी जी आएंगे टैक्स ले जाएंगे, मोदी जी आएंगे टैक्स ले जाएंगे। कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे टैक्स ले जाएंगे। टैक्स देने का नहीं रे, टैक्स देने का नहीं। क्या करें बताओ, क्या करें? इस बस वाले का नाम है, इसका नाम ढंग से बोलो थोड़ा तेज। PMT। अरे मेरे भाई तुम तो, मैं पुणे इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन बोल देता हूं, पुणे इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। ये इलेक्ट्रिसिटी होती ना, जो भी है, अपन तो ये समझो। वो क्या बोले? मोदी जी आएंगे टैक्स ले जाएंगे, क्योंकि टैक्स तो कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन पे भी तो लगाते हैं टैक्स, बताते ना, अपन ने लोकल अथॉरिटीज वगैरह देखा था ना, इन पे भी तो लगता है टैक्स। अब क्या करें? 70 करोड़ पे टैक्स ले जाएंगे, मोटा टैक्स। इसका 30% अगर मैं पकड़ू तो 21 करोड़ रुपया। और भैया मोदी जी को नहीं देने का रे, नहीं देने का। क्या करें? क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या करेंगे? इसको बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को, हमें रॉयल्टी दे, हमें रॉयल्टी दे। 50 करोड़ रुपया रॉयल्टी चाहिए हमें। तो ये स्टेट गवर्नमेंट किसको रॉयल्टी दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को। कुछ भी ले सकते हैं, तो जुगाड़ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें रॉयल्टी दे, तो कुछ भी रॉयल्टी ले, नाम ले लो, फीस, टेक्निकल सर्विसेज ले लो, कुछ भी। इन्होंने क्या बोला? अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया भी पेमेंट करती है ना, डिसअलाउड। मोदी जी भी तो डेढ़ हुशार है, ऐसे कैसे अलाउड हो जाएगा तुमको? डिसअलाउड। अब बताओ भैया, तुम जुगाड़ कर रहे थे 20 करोड़ पे टैक्स, तुम्हें देना पड़ेगा 70 करोड़ पे टैक्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया भी पे करती है तो वो खर्चा डिसअलाउड है, क्योंकि सेक्शन 40 ने, पापा जी ने मना कर दिया है, पापा जी ने मना कर दिया है, खर्चा अलाउड नहीं होगा। समझ आ रहा है? चलो जी, तीसरा पॉइंट समझ आया ना तुम्हें? तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी आप एनआर एम्प्लॉय को, एनआर नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, ठीक है, एनआर एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, एनआर एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, तो उस केस में क्या क्या हो जाएगा? एनआर एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, क्या टाइम हुआ अभी? आज हो सकता है एक मेरी मीटिंग रहेगी, तो सेशन आपका थोड़ा समय बीच में छोड़ना पड़ेगा। देखूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा वो लेट आवे, बहुत बढ़िया आपका सेशन चालू हो जाएगा। एनआर एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, तो इन्होंने क्या बोला है कि सर इस केस में आपको टीडीएस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है। ऊपर वाले केस में क्या था? जब आप टीडीएस का पेमेंट करोगे तो आपको अलाउड हो जाएगा, इस साल तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन आप जब अगले साल पेमेंट कर दोगे तो अलाउड हो जाएगा। ऊपर वाले केस में था, लेकिन यहां बहुत स्ट्रिक्ट है। एनआर के केस में अगर आप उसको सैलरी दे रहे हो और उसका टीडीएस, आपने मान लो फरवरी का सैलरी दिया, फरवरी का सैलरी का टीडीएस कब जमा हो जाना चाहिए? 7 मार्च को जमा हो जाना चाहिए। इन्होंने साफ बोल दिया कि अगर ये 7 मार्च तक सरकारी खजाने में पैसा नहीं पहुंचा तो फ्यूचर में ये खर्चा आपको कभी भी अलाउड नहीं होगा। साफ मना कर दिया। समझ आया? अगर ये सरकारी खजाने में 7 मार्च तक ये पैसा नहीं पहुंचा तो ये फ्यूचर में आपको अलाउड नहीं होगा। एनआर को अगर आप सैलरी दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एनआर को अगर आप सैलरी दे रहे हो तो उस केस में, बाकी के केस में ऊपर वाला प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है? चौथा पॉइंट समझ आ रहा है क्या तुम्हें? अब जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, जैसे हमारे नीलाजीत हैं, मुकेश भाई नीलाजीत को अपॉइंट करते हैं, तो मुकेश भाई कौन हो गए? एम्प्लॉयर, और नीलाजीत कौन हो गए? एम्प्लॉय। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सेक्शन 4 बताया था कि एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय को देता है वो सारा का सारा सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाता है, सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो भी इसकी सैलरी होगी इस पर ये टीडीएस काटेंगे, है ना? मतलब इसको मान लो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, अब इस 1 लाख में मान लो इसका टैक्स बनता है 10,000 रुपए, तो इसको 10,000 रुपए काट के 90,000 रुपए दे दिए जाएंगे। ये सुनो, यही होता है, यही होता है हर केस में, यही होता है हर केस में, राइट? अब नीलाजीत निकला बड़ा आदमी, बंगाली है, तो हम भासलो वो अच्छा टोन में बोला, मुकेश भाई को बोला, देखो मुकेश भाई, अपन को तुम्हारी कंपनी में अगर तुम मांगता तो अपनी कंडीशन पे मांगता,
समझ में आया? नीलाजीत निकला बड़ा आदमी, बहुत बड़े लेवल का आदमी है, और मुकेश भाई को पता है मुझे नीलाजीत चाहिए। नीलाजीत बोल रहा हूं, टर्मिनोलॉजी सुधार लेना। तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ रही है, तुम और कोई समझ रहे हो। नीलाजीत, ठीक है ना? नीलाजीत देखो यार, इनको यार संभालो इनको, क्या क्या सुनते हैं ये, है ना? नीलाजीत निकला बड़ा आदमी। वो क्या करता है कि मुकेश भाई, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में आऊंगा तो मेरे को जो गाड़ी बंगला तो चाहिए, बट वो मेरी सैलरी में ऐड मत कर देना, मैं नहीं दूंगा उस पर टैक्स। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एम्प्लॉयर जो भी आपको देता है वो आपका सैलरी ऐड में टैक्सेबल हो जाता है। अगर आपको पैसा दे रहा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको गाड़ी बंगला दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। मतलब दीज आर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स, पता है ना? हाँ, ये क्या देखो नीलाजीत, इनको समझाओ रे, इनको समझाओ, शैतान बच्चे हैं ये बहुत, है ना? बहुत क्या कहते हैं, मतलब भोले भोले बच्चे हैं रे, बहुत भोले बच्चे हैं, बहुत भोले हैं। हाँ जी, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स अगर आप जो देते हो, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स जनरली वो आपकी इनकम में टैक्सेबल हो जाता है। समझना कैसे? मान लो नीलाजीत को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ये तो मिल रही है उनको सैलरी, ठीक है ना? अब इनको फैसिलिटी भी दी जा रही, बड़ा आदमी है तो इनको फैसिलिटी भी दी जाती है, इनको बंगला दिया जाता है मुकेश भाई की तरफ से, मुकेश भाई की तरफ से गाड़ी दी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब दिए जाते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 50 लाख, इस इनकम पे इनका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा और टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय एम्प्लॉयर और सरकार को जमा कराया जाएगा। ध्यान रखना। नीलाजीत बोलता सर मैं अपने 1 करोड़ पे टैक्स दूंगा, सर ये पे मैं टैक्स नहीं दूंगा। हाँ, आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू पे टैक्स ऑन दिस 50 lakhs। दीज आर व्हाट? नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। गाड़ी बंगले की जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है, दीज आर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। तो इन्होंने बोला, नीलाजीत ने बोला सर मैं ये 50 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा, 50 लाख पे टैक्स आपको पे करना होगा। मुकेश भाई बोलता है यार तू बड़ा आदमी, आजा, मैं भुगत लूंगा, तेरे लिए मंजूर है। एक्सेप्शनल केस में ऐसा करते हैं एम्प्लॉयर, एक्सेप्शनल केस में ऐसा एम्प्लॉयर करते हैं कि आई पे योर लाइबिलिटी। जब मैं मेरी कंपनी में था, मेरे लिए तो नहीं किया, मेरे एमडी साहब के लिए, क्योंकि उनका सारा ट्रांजेक्शन मैं ही देखता था, तो मेरे एमडी साहब को ये फैसिलिटीज थी, वो यूएस से आए थे, तो उन एमडी साहब को यहाँ पे उनके बच्चे के लिए स्कूल, उनका मकान, उनकी गाड़ी, जो भी फैसिलिटीज हम देते थे उस पर टैक्स वो पे नहीं करते थे, हम पे करते थे, ठीक है ना? सो यहां पर क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? अपने पीएनएल में अलाउड कर देगा। बोले मैंने टैक्स दिया भैया 10 लाख रुपए का, अलाउड हो जाएगा। समझना, एम्प्लॉयर बोलेगा भैया मैंने 10 लाख रुपए का टैक्स दिया, खर्चे का बेनिफिट ले लेगा, सॉरी 50 लाख रुपए, हाँ, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स 10 लाख रुपया, तो ये खर्चे का बेनिफिट ले पाएगा क्या? ये तो इसके टैक्सेबल हो ही नहीं रहा है। समझो, यहां पर मैं बताता हूं, इसे वापस बताता हूं। यहां पर सेक्शन 14 ने मना कर दिया कि भाई इसका खर्चे का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो एम्प्लॉयर के लिए टैक्सेबल हो जाती है। समझना, जो भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाती है। समझो, वापस समझो। एम्प्लॉय सैलरी दी 1 लाख रुपए, इसको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। तो इसे 1 करोड़ इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, इसकी सैलरी रेट में टैक्सेबल हो जाएगा। इसने इसको नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स दी। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, अब देखो, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स मतलब आपको गाड़ी बंगले की फैसिलिटी दी गई 50 लाख रुपए का, क्या इसको खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा? अगर इसको नहीं, इसको तो 50 लाख का डिडक्शन दिया है, खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा, इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट ये बोलता है सर मेरे लिए टैक्स लगेगा, इसका जो टैक्स है वो मैं नहीं पे करूंगा, वो आप पे करना, आप पे करना। तो ये क्या, ये बेनिफिट दे रहा है? टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स कितना? 10 लाख रुपए, इसको डिडक्शन मिल जाएगा क्या?
नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके लिए टैक्सेबल नहीं होता है, ये इसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो जब इसके लिए ये एग्जेम्प्ट हो गया तो इसको इसका खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जगह तुम खर्चे का बेनिफिट ले रहे हो तो दूसरी जगह वो टैक्सेबल भी तो होना चाहिए। अगर तुम सैलरी का खर्चे का बेनिफिट ले रहे हो तो किसी के हाथ में टैक्सेबल भी तो होना चाहिए, राइट? यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स है ये एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए वो एग्जेम्प्ट है। तो इसीलिए इन्होंने यहां पे मना कर दिया कि आपको उसका खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को भी नहीं मिलेगा, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना? मतलब खर्चे का डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। पढ़ा देता हूं आपको एक बार फटाफट से, ये सारा हो गया आपका सेक्शन 40। अब इसमें एक सेक्शन 40B है, वो आ रहे हैं, जब तक मैं आपको ये करा देता हूं। अपन ऐसा करो, आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, मैं आधा घंटा उनसे मिल लेता हूं, फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे, चलेगा ना? आपका तो वैसे भी 2 बजे शुरू होना है, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद स्टार्ट कर लेंगे अपन। 1 बजिए ना, अभी 1 घंटा हो गया अपने को। हाँ 11 बजिए, 11:30 तक, ठीक है? देखो पहला पॉइंट आपका हो चुका है रेस्ट्रिक्शंस का, पेमेंट टू एनआर हो चुका है ना, इधर देख लो एक बार फटाफट से। पेमेंट टू एनआर, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो 100% डिसअलाउड। रेजिडेंट के केस में 30%, ठीक है? फ्यूचर में आप पे करोगे तो आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है? फीस रॉयल्टी वाला हो चुका है ना, सैलरी वाला हो चुका है एनआर को, और ये मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉय वाला, ठीक है ना? ये इन्होंने यहां लिखने में गलती कर दी है, एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा और नो डिडक्शन, एम्प्लॉयर को नो डिडक्शन, उसको खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको करा दिया है। अब मैं आपको कराऊंगा सेक्शन 40B। सेक्शन 40B, एम्प्लॉयर पे करेगा, उसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा, एज ए खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकता, एज ए खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? चलो जी, अब मैं आपको कराऊंगा सेक्शन 40B। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन एटसेट्रा कुछ पे करती है, तो मैंने बोला था एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग वो खर्चा आपको अलाउड होगा। तो वो देखते हैं वो लिमिट क्या है, ठीक है? चलो ओके, तो अभी इसे मैं क्या करता हूं, एक नई सीरीज बना लेंगे या इसे कंटिन्यू रखूं? बोलो, हाफ एन आवर के लिए नई सीरीज बना लेंगे ना? ये अभी हाफ एन आवर का ब्रेक ले लेते हैं, फिर एक नई सीरीज बना लेते हैं, ठीक है ना? नया लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो इस लिंक को मैं अभी बंद कर देता हूं, नया लिंक वी कैन क्रिएट। ओके चलो।